राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं संशोधित 1992 के दोष। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं संशोधित 1992 के गुण, जैसे शैक्षिक अवसरों की समानता, न्यूनतम अधिगम स्तर एवं जवाबदेही, परीक्षा प्रणाली में सुधार, शिक्षक शिक्षा में सुधार, तकनीकी शिक्षा का उन्नयन, खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना, गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना, प्राथमिक शिक्षा हेतु ब्लैकबोर्ड योजना, निश्चित शिक्षा संरचना, कार्य योजना एवं वित्त व्यवस्था, शिक्षा राष्ट्रीय महत्व की वस्तु। तो ये सारे पॉइंट जो हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं संशोधित 1992 के गुण हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं संशोधित 1992 के दोषों के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और संशोधित रूप 1992 में जो कुछ भी कहा गया है वह सब बड़ा लुभावना है, परंतु इस शिक्षा नीति के तहत जो कुछ किया गया है उसमें कुछ दोष भी हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला, असमान शिक्षा व्यवस्था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसके संशोधित रूप 1992 में केंद्र एवं राज्य सरकारों के शैक्षिक अधिकार एवं उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किए गए हैं। 1976 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट पर लाया गया था, परंतु केंद्र एवं राज्य सरकारों के शैक्षिक अधिकार एवं कर्तव्यों को सुनिश्चित नहीं किया था। यह कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माताओं को करना चाहिए था, उन्होंने भी नहीं किया। परिणाम यह है कि प्रांतीय सरकारें केंद्र की उन शिक्षा योजनाओं को तो लागू कर देती है जिनके लिए केंद्र 100% आर्थिक अनुदान देता है, परंतु प्रायः उन योजनाओं को लागू नहीं करती जिन पर आंशिक सहायता अनुदान मिलता है। परिणाम यह है कि पूरे देश में शिक्षा की व्यवस्था समान नहीं है। दूसरा, जन सहयोग के नाम पर जन शोषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा की व्यवस्था हेतु जन सहयोग के प्रोत्साहन की बात कही गई है। इसे प्राप्त करने के लिए शिक्षा संस्थाओं में अभिभावक समिति बनाने और इस समिति के माध्यम से जन सहयोग प्राप्त करने की कार्य योजना प्रस्तुत की गई है। इसका अनुपालन प्रायः सभी शिक्षा संस्थाएं कर रही है, पर प्रवेश के समय जबरन एक बड़ी धनराशि लेना जन सहयोग है या जन शोषण। तीसरा पॉइंट, उच्च शिक्षा महंगी। इस शिक्षा नीति में स्ववित्त पोषित संस्थाओं को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। इससे एक ओर उच्च शिक्षा अति महंगी हो गई है और दूसरी ओर उच्च शिक्षा का स्तर गिर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग जाते हैं, जिसमें है शैक्षिक अवसरों की समानता के नाम पर वोट की राजनीति। शैक्षिक अवसरों की समानता के नाम पर वोट की राजनीति की गई है। भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है कि देश के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना, किसी भी आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को अपनी योग्यता अनुसार माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा सुलभ कराना और विशिष्ट शिक्षा जैसे लॉ, मेडिकल और टेक्निकल आदि सुलभ कराना। पर हमारे देश में तो इसके ठीक विपरीत क्षेत्र, लिंग, जाति और धर्म के नाम पर शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने की बात कही जा रही है और उसके अनुकूल प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। यह वोट की राजनीति नहीं तो और क्या है। ब्लैकबोर्ड योजना का ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं। ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्कूलों के जो भवन बनाए जा रहे हैं और उनके लिए जो फर्नीचर एवं सामग्री भेजी जा रही है वे बहुत ही घटिया किस्म के हैं। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं कार्य योजना 1992 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्कूलों को जो 40-40 हज़ार रुपयों की धनराशि दी जा रही है उसका भी सही प्रयोग सुनिश्चित नहीं किया जा रहा। नवोदय विद्यालय योजना असफल। नवोदय विद्यालय केवल सफ़ेद हाथी सिद्ध हुए हैं। नवोदय विद्यालय इस आशा से स्थापित किए गए थे कि इनमें पिछड़े क्षेत्रों, पिछड़े वर्गों और उपेक्षित जातियों के योग्य बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
उन्हें अपने विकास के अवसर दिए जा सकेंगे। पहली बात तो यह कि ऐसे नियमों के होते हुए भी बड़ी हेरा फेरी हो रही है। इनका लाभ वे नहीं उठा पा रहे जिनके लिए ये स्थापित किए गए हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी स्थापना एवं संचालन में जितना व्यय हो रहा है उसका 10वां भाग भी लाभ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है +2 पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम असफल। इस बीच जिन प्रांतों में +2 पर जो भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं वे असफल रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जिन विद्यालयों में ये पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं उनमें संसाधनों और प्रशिक्षण शिक्षकों की कमी है। दूसरी बात यह है कि ये पाठ्यक्रम अपने आप में न पूर्ण है और न उपयोगी। उच्च शिक्षा के साथ खिलवाड़। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में एक तरफ उच्च शिक्षा में प्रवेश पर नियंत्रण की बात कही गई है और दूसरी तरफ उच्च शिक्षा के अवसर सभी को सुलभ कराने की बात कही गई है और इस हेतु खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना और पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने की बात कही गई है। हर क्षेत्र की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी दोहरी नीति। इससे उच्च शिक्षा का अधिकतर संस्थाओं में अयोग्य छात्रों का प्रवेश हो रहा है, अराजक तत्वों का प्रवेश हो रहा है और अधिकतर उच्च शिक्षा संस्थाएं डिग्रियां प्राप्त करने के कारखाने बन गई है। यह समय, शक्ति और धन का अपव्यय नहीं तो और क्या है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के तहत उच्च शिक्षा को स्व-वित्त पोषित बनाना सरकार का अपने उत्तरदायित्व से मुंह मोड़ना ही कहा जाएगा। उच्च शिक्षा के निजीकरण प्राइवेटाइजेशन से तो शिक्षा के क्षेत्र में शोषण बढ़ रहा है और उच्च शिक्षा निर्धनों की पहुंच से दूर होती जा रही है। कैपिटेशन फीस की मार। कैपिटेशन फीस की मार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कैपिटेशन फीस के लिए इस बंधन के साथ स्वीकृति दे दी गई है कि ये संस्थाएं सरकार द्वारा चयनित छात्रों को एक निश्चित प्रतिशत मात्रा में बिना कैपिटेशन फीस के प्रवेश देगी। इससे भी शोषण बढ़ा है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कैपिटेशन फीस की मार, उच्च शिक्षा के साथ खिलवाड़, +2 पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम असफल, नवोदय विद्यालय योजना असफल, ब्लैक बोर्ड योजना का ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं, शैक्षिक अवसरों की समानता के नाम पर वोट की राजनीति, उच्च शिक्षा महंगी, जन सहयोग के नाम पर जन शोषण, असमान शिक्षा व्यवस्था। तो ये सभी बातें जो हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं संशोधित 1992 के प्रमुख दोष हैं। लागू तो सारी चीज़ें हो गई है मगर उसके क्रियान्वयन में दोष आ रही है, उसके संचालन में दोष आ रही है, उसके बारे में ये सब बातें कही गई है जो बहुत हद तक सही है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं संशोधित 1992 का प्रभाव। इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा शिक्षा के क्षेत्र में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देश की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसमें नीति के साथ इनको लागू करने के लिए पूरी कार्य योजना 1986 बनाई गई। 1992 में जब इसमें कुछ संशोधन किए गए तो साथ ही इसकी कार्य योजना में भी संशोधन किया गया और उसे कार्य योजना 1992 के नाम से प्रकाशित किया गया। इस नीति के तहत अब तक जो विशेष हुआ है उसे निम्नलिखित रूप से क्रमबद्ध किया जा सकता है। केंद्र और प्रांतों के शिक्षा बजटों में बढ़ोतरी शुरू हुई। यह बात दूसरी है कि अभी तक केंद्र के बजट में शिक्षा पर 6% व्यय अभी तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो गई। यह बात दूसरी है कि प्रथम 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या अभी लागू नहीं हो पाई है। शिशुओं की देखभाल और पोषण तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। 2007 तक देश में 7.5 लाख से अधिक तो आंगनबाड़ियों और बालवाड़ियां स्थापित की जा चुकी है। इनमें 2.4 करोड़ से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे थे। कितने लाभान्वित हो रहे हैं यह दूसरी बात है।
प्राथमिक शिक्षा का तेजी से प्रसार एवं उन्नयन हो रहा है। ब्लैक बोर्ड योजना के तहत 2007 तक लगभग 80% प्राथमिक और 40% उच्च प्राथमिक स्कूलों की दशा में सुधार किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के प्रयत्नों में तेजी आई है। इस हेतु इस स्तर पर खुली शिक्षा का भी विस्तार किया गया है। अकेले राष्ट्रीय खुले विद्यालय नेशनल ओपन स्कूल में 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। गति निर्धारक विद्यालयों के रूप में 2007 तक 565 नवोदय विद्यालय खोले जा चुके थे। लगभग सभी प्रांतों में +2 पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। यह बात दूसरी है कि इनमें सफलता नहीं मिल पा रही है। उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और प्रबंध शिक्षा सभी के विकास एवं उन्नयन के लिए प्रयत्न जारी है। इस बीच उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु दूर शिक्षा, खुली शिक्षा का काफ़ी प्रसार किया गया है और इसके उन्नयन के लिए अद्यतन एवं स्तरीय पाठ्यक्रम तैयार एवं लागू किए गए हैं। साथ ही स्ववित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थाओं को खुले हाथ मान्यता दी गई है। इससे उच्च शिक्षा का प्रसार तो अवश्य हुआ है, पर इसके स्तर पर गिरावट आ रही है। शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में तो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। 2007 तक 556 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट्स स्थापित किए जा चुके थे। 104 शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को शिक्षक शिक्षा केंद्रों CTS में सम्मानित किया जा चुका था और 39 शिक्षक शिक्षा कॉलेजों को उच्च शिक्षा अध्ययन केंद्रों CASES में सम्मानित किया जा चुका था। इस बीच दिसंबर 1993 में संसद के एक एक्ट द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 1995 में इस एक्ट के अनुसार गठन किया गया। प्रारंभ में तो इसके हस्तक्षेप से शिक्षक शिक्षा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की दशा में सुधार हुआ था, परंतु अब यह परिषद भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है और स्ववित्त पोषित शिक्षक शिक्षा संस्थानों को खुले हाथ मान्यता दे रही है और शिक्षक शिक्षा एक व्यवसाय बन गई है। इस बीच प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत शिक्षा कार्यक्रमों के लिए भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे इस क्षेत्र में भी कार्य की गति बढ़ी है। 2001 में हमारे देश में साक्षरता प्रतिशत 65.38 हो गया था, जो वर्तमान में 2008 में लगभग 72% हो गया होगा। यूँ शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं वे वोट की राजनीति पर आधारित है, परंतु इससे स्त्री शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा में विस्तार हुआ है। उनका नामांकन बढ़ा है। कुछ विद्यालय अपंग एवं मंदबुद्धि बच्चों, किशोरों और युवकों के लिए भी खोले गए हैं। तो ये सारी बातें जो हैं हम लोगों ने 10 पॉइंट जो पढ़ा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं संशोधित 1992 का प्रभाव है, जो हम देख सकते हैं। जैसे 6% व्यय अभी तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका है, परंतु केंद्र और प्रांतों में शिक्षा बजटों में बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू हो गई है। यह दूसरी बात है कि 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्या अभी लागू नहीं हो पाई है। तो कुछ हद तक हमारी शिक्षा व्यवस्था पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986 से 1995 तक कितनी प्रतिशत छात्र छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ है 25%। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है? तो प्राथमिक शिक्षा को जो है 2000 तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है, और 1995 तक सर्वसुलभ बनाने की बात कही गई है। इससे पहले जो हम लोगों ने प्रश्न किया था उसमें 2000 दिया गया था।
इससे पहले तो प्रश्न था ही नहीं, कोई बात नहीं। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है? तो ये 2000 तक जो है सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई है। प्रश्न 3 है, ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया था? तो इसे 1992 में लागू किया गया था। तो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, और दूसरे नंबर का ऑप्शन नंबर ए 1995 सही होगा। और फोर्थ नंबर में देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्कूलों को ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि दी जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40,000। अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। तो इसमें 40,000 की धनराशि दी जा रही है ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कम से कम कितने कमरों के भवन और शिक्षकों की व्यवस्था की बात की गई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 जो है, इसमें 3 कमरे और 3 शिक्षकों की व्यवस्था की बात कही गई थी, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1985 में 2 कमरे और 2 शिक्षकों की बात की गई थी, जिसमें 2 कमरे, 1 बरामदे, पुस्तकालय, खेल सामग्री इत्यादि की बातें की गई थी। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में जो है 3 कमरे, 3 शिक्षकों की बात की गई थी। इसमें 50% जो है महिला शिक्षकों की बात की गई थी। यहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में कम से कम 3 कमरों के भवन और 3 शिक्षकों की व्यवस्था की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, जैसे 1993 में दिसंबर 1993 में संसद के एक एक्ट द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1993। पूछा है दर्जा कब दिया गया है, तो दिसंबर 1995। इसका आंसर हो जाएगा 1993। अब हम लोग सारांश पढ़ते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं संशोधित 1992 के दस्तावेजों में तत्कालीन शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव अधिक है और नीति संबंधी घोषणाएं कम है। फिर जो नीति संबंधी घोषणाएं की गई है उनमें कुछ मानने योग्य है, जैसे पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करना, प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या होना, +2 को स्कूली शिक्षा का अंग बनाना, +3 की शिक्षा को राष्ट्र की मांग के अनुसार नियोजित करना और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना आदि। शिक्षा नीति संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जो कार्य योजनाएं बनाई गई है वे तो अच्छी है, पर भ्रष्टाचार प्रधान इस युग में हाथ बहुत कम लगा है। ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत जो भवन बनाए गए हैं वे बहुत निम्न स्तर के हैं और विद्यालयों को जो सामग्री प्रदान की गई है वो बहुत निम्न कोटि की है। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षण अधिगम सामग्री के क्रय हेतु जो 40,000 रुपये दिए गए हैं, 40,000 रुपये दिए गए हैं, उसमें भी बड़ी हेराफेरी हुई है, उसका दुरुपयोग भी सुनिश्चित नहीं किया गया है। नवोदय विद्यालय भी सफ़ेद हाथी साबित हुए हैं। कैपिटेशन फीस की स्वीकृति से तो शिक्षा अपने में एक व्यवसाय बन गई है और उच्च शिक्षा के निजीकरण करने की ओर कदम बढ़ाने से उच्च शिक्षा का स्तर गिर रहा है और साथ ही छात्रों का शोषण बढ़ रहा है। आज इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो ये प्रमुख बातें हैं। अब शब्दावली देख लेते हैं। शिक्षक शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षकों के स्तर और उनके प्रशिक्षणों में
सुधार पर बल दिया गया। यूँ तो इस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी बहुत बल दिया गया था और तदनुकूल शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाए गए थे और उनकी सेवा शर्तों में सुधार किया गया था, परंतु इस शिक्षा नीति 1986 के तहत शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु 2007 तक 556 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट्स स्थापित किए गए। 104 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों CTS और 39 को शिक्षा अध्ययन केंद्रों CASES में सम्मानित किया गया। साथ ही 1993 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उसे और अधिक अधिकार दिए गए। तो ये बातें जो शिक्षक शिक्षा के संबंध में की गई थी उसके लिए। स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं जो हम लोग कर चुके हैं। अब निबंधनात्मक प्रश्न है, इसे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं संशोधित 1992 का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो संक्षेप में वर्णन यही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में लागू हुई थी उसमें हम लोगों ने जो संशोधन किया, जो योजनाएं शामिल की, जो संशोधित करके जोड़े गए, उसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 कहा गया। तो हम लोग यहाँ से ही लिख सकते हैं इसके बारे में, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहाँ से प्रस्तावना से लेकर यहाँ तक, प्रस्तावना में जैसे देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इस नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाएगी। पर केंद्र सरकार ने, तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं किस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 या कह सकते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को लाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 कार्य योजना का दस्तावेज का वर्णन कीजिए। तो इसकी भी कार्य योजना लाई गई और कार्य योजना में जो है पहले 24 भाग थे और अब इसमें जो है 23 भाग जोड़े गए हैं, यानी एक हटा दिया गया या एक को किसी और में शामिल कर दिया हो गया। तो यहाँ से है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की कार्य योजना के दस्तावेज। जैसे भारत सरकार ने 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन के साथ साथ उसकी कार्य योजना में भी कुछ संशोधन किए और उसे कार्य योजना 1992 के नाम से प्रकाशित किया। कार्य योजना 1986 या 24 भागों में विभाजित थी। कार्य योजना 1992 को 23 भागों में विभाजित किया गया है। कार्य योजना 1992 के 23 शीर्षक हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा, नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति अनुसूचित यानी SC ST के एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा, नवोदय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, मुक्त शिक्षा, उपाधि की रोजगार से विलक्षणता, ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान, तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, भाषाओं का विकास, जनसंचार एवं शैक्षिक तकनीकी, खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार, शिक्षा का प्रबंध और शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण। तो सारी बातें सम्मिलित की गई है। तो इसे अच्छे ढंग से 23 भागों में किया गया है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1992 की कार्य योजना के दस्तावेजों के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरे नंबर का। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के और 1986-1992 के मूल तत्व। चलिए मूल तत्व भी देख लेते हैं। ये तो गुंदोश हो गया। यहाँ से है मूल तत्व। यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किए गए संशोधनों और उसकी कार्य योजना 1992 को समग्र रूप से देखा समझा जाए तो स्पष्ट होगा कि इनसे उसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 के मूल तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जो परिवर्तन किए गए हैं, जैसे 1 से 5 तक में कोई संशोधन या कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो 1986 में 1 से 5 तक के भाग थे वो हूबहू उसी प्रकार हैं। उसके बाद मूल तत्व संख्या 6 में परिवर्तन किया गया है। इसमें जो है लक्ष्य रखा गया है 1995 तक
के स्थान पर 2000 के अंत तक प्राप्त करने की घोषणा की गई है। 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय और 2-3 किलोमीटर की दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करने की बात कही गई। तो ये सारे पॉइंट हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, बस इतना सा ही। ज़्यादा किसी चीज़ में जो है परिवर्तन नहीं किया गया है, 1-2 चीज़ों में परिवर्तन करके, जैसे संख्या 6 में, संख्या 8 में परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ से हम लोग मूल तत्व लिख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति या संशोधित शिक्षा नीति 1986-1992 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं संशोधित 1992 का मूल्यांकन कीजिए। तो हम लोग मूल्यांकन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले उसके मेरिट्स की बात कर सकते हैं, दूसरा उसके डिमेरिट्स को बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा अभी। तो इसके क्या मेरिट्स थे इस आधार पर, जैसे शिक्षा राष्ट्रीय महत्व की वस्तु है, मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद कार्य योजना एवं वित्त व्यवस्था, निश्चित शिक्षा संरचना, प्राथमिक शिक्षा हेतु ब्लैक बोर्ड योजना, गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना, खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना, तकनीकी शिक्षा का उन्नयन, शिक्षक शिक्षा में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार, न्यूनतम अधिगम स्तर एवं जवाबदेही और शैक्षिक अवसरों की समानता। तो ये हम डिमेरिट्स के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये मेरिट्स के आधार पर हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद जो है डिमेरिट्स के आधार पर भी मूल्यांकन कर सकते हैं, जैसे असमान शिक्षा व्यवस्था। इस तरीके से जो है असमान शिक्षा व्यवस्था लागू की हो गई थी। जन सहयोग के नाम पर जन शोषण हो रहा है, उच्च शिक्षा महंगी, शैक्षिक अवसरों की समानता के नाम पर वोट की राजनीति, ब्लैक बोर्ड योजना का ईमानदारी से क्रियान्वयन नहीं, नवोदय विद्यालय योजना असफल रहा, +2 पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम असफल रहा, उच्च शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कैपिटेशन फीस की मार बढ़ रही है। तो ये सारी बातें जो है मूल्यांकन के अंतर्गत इसके मेरिट और डिमेरिट्स के आधार पर बता सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए, अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इकाई 16 विशेष तथा समावेशित शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून। जो विशेष तथा समावेशित शिक्षा दी जाती है विशेष बालकों के लिए, जैसे दिव्यांग बालक या फिर विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संदर्भ में जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ और कानून बनाई गई है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे प्रश्न हम कर चुके हैं।